कल्पना कीजिए कि किसी ने एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य लिखा है। उसमें इस्तेमाल किए गए सारे शब्द एकदम सटीक हैं। हाँ, और उनका अर्थ भी बहुत गहरा है। बिल्कुल, स्पेलिंग भी एकदम सही है। लेकिन जब उस वाक्य को जोर से पढ़ा जाता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। वो बस कुछ शानदार शब्दों की एक अजीब सी भीड़ लगता है। ऐसा अक्सर होता है। और क्या कभी कपड़े चुनते समय या अपना कमरा सजाते समय ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ महंगा है, सुंदर है, फिर भी कुछ अजीब लग रहा है? हाँ, यही तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। तो शिल्प और डिजाइन की मूल बातें के सीजन 3 एपिसोड 3 की इस गहन चर्चा में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में ही बता दूं कि डिजाइन की दुनिया के अनसुलझे रहस्य हम तक omimai.com द्वारा पहुंचाए गए हैं। हाँ, बिल्कुल, omimai.com। तो चलिए अपनी कहानी को वहीं से उठाते हैं जहां हमने पिछली चर्चा में छोड़ा था। जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बता दें कि हम पैमेला कृष्णन, जिन्हें सब पैम कहते हैं, जो एक मशहूर सेलिब्रिटी डिजाइनर है, और उनकी एक छात्रा शीना की कहानी पर बात कर रहे थे। पिछली बार पैम ने शीना को डिजाइन के तत्वों के बारे में बताया था। वो 4 जादुई बर्तन, रंग, बनावट, रेखा और आकार। एकदम सही, ताकि डिजाइन किसी खास उम्र या अवसर के हिसाब से सही बैठे। तो आज की कहानी वहां से शुरू होती है जहां शीना ने पैम को मैसेज किया है। वो कह रही है कि वो उन चारों बर्तनों का बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रही है। हाँ, रंग सोच समझकर चुने हैं, बनावट भी सही है, लेकिन जब वो सब कुछ एक साथ रखती है तो वो अकादमिक रूप से सही होने के बावजूद देखने में गलत लग रहा है। मतलब वही बात हो गई कि शब्द सही हैं, लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा। एकदम सटीक। और यहीं पर पैम उसे एक बहुत ही गहरी बात समझाती हैं। पैम कहती हैं कि डिजाइन के तत्व जैसे रंग या रेखा केवल हमारी वर्णमाला है। अच्छा, तो मतलब शीना के पास बहुत अच्छे अक्षर या शब्द तो हैं, लेकिन उसे एक पूरा वाक्य बनाना नहीं आ रहा क्योंकि उसे डिजाइन की व्याकरण नहीं पता। आप बिल्कुल सही समझे। वर्णमाला आपको बताती है कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे, लेकिन व्याकरण, जिसे हम डिजाइन के सिद्धांत कहते हैं, वो बताती है कि चीजों को कैसे और क्यों एक साथ रखना है। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, जब तक आपको इस व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, तब तक खूबसूरत शब्द भी सिर्फ शोर बनकर रह जाएंगे। इस व्याकरण का उपयोग करके ही एक बेहतरीन डिजाइन रची जा सकती है। और जो लोग आज हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे उन्हें मैं बता दूं कि हम एक 5 सवालों का टूल देने वाले हैं, एक ऐसी चेकलिस्ट जो इस व्याकरण का असली निचोड़ है। बिल्कुल, ये चेकलिस्ट किसी भी डिजाइन को पूरी तरह से संतुलित और प्रभावशाली बनाने का राज है। तो इस व्याकरण को समझने के लिए सीधे पाम के उस मशहूर मीटिंग रूम में चलते हैं। उस मीटिंग रूम का माहौल ही अपने आप में एक मास्टर क्लास है। जरा कल्पना कीजिए, हाथी दांत रंग की शांत दीवारें। हाँ, और एक नीची सी कैबिनेट जिस पर दुनिया भर की अंतर्राष्ट्रीय फैशन की किताबें करीने से सजी हैं, हवा में किसी बहुत ही महंगी खुशबू का एहसास। और उस कमरे में एक पेंडेंट लैंप की नरम रोशनी के नीचे पाम बैठी हैं। उनके सामने उनका खास लेदर का नोटपैड खुला है। शीना वहां पहुंचती है और अपने मूड बोर्ड टेबल पर फैला देती हैं। उनमें एथनिक कपड़े हैं, वेस्टर्न कैजुअल्स हैं, सब कुछ बहुत सुंदर है। सुंदर तो है, लेकिन वे एक खूबसूरत जिगसॉ पजल की तरह लग रहे हैं, जिसके टुकड़े तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन उन्हें गलत क्रम में जोड़ दिया गया है। तो पाम क्या कहती है उन्हें देखकर? पाम उन मूड बोर्ड्स को देखती हैं और कहती हैं कि ये समय तुम्हारे डिजाइन की व्याकरण का पहला पार्ट शुरू करने का है। और वो अपने नोटपैड पर पहला सिद्धांत लिखती हैं, संतुलन। संतुलन। मतलब बैलेंस। हाँ, पाम समझाती हैं कि फैशन या किसी भी डिजाइन का अपना एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र मतलब क्या हमारी आंखें किसी डिजाइन को देखकर ये महसूस करती हैं कि वो भारी है या हल्का? बिल्कुल, मानव मस्तिष्क प्राकृतिक रूप से स्थिरता ढूंढता है। इसे दृश्य भार या विजुअल वेट कहते हैं। अच्छा, तो कोई बड़ा मोटिफ या गहरा रंग आंखों पर भारी लगता है? हाँ, अगर ये भार सही से ना बांटा जाए तो हमारा दिमाग अवचेतन रूप से बेचैन हो जाता है, जैसे कोई चीज गिरने वाली हो। संतुलन 2 तरह का होता है। पहला है औपचारिक संतुलन। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये बिल्कुल शीशे के प्रतिबिंब जैसा है, जहां बायां हिस्सा बिल्कुल दाएं हिस्से की कार्बन कॉपी होता है। एकदम सही। पाम्स के बेहतरीन उदाहरण देती हैं, जैसे पुरुषों का एक क्लासिक नेहरू जैकेट, जिसके बटनों के दोनों तरफ एक जैसी कढ़ाई होती है।
या फिर वो स्कॉटिश टार्टन किल्ट। हाँ, और एक फ्रेंच हाउते कुट्यूर बॉल गाउन को सोचिए, जिसके दोनों कंधों पर एक जैसी मोतियों की सजावट है। ये औपचारिक संतुलन, गरिमा और अनुशासन दिखाता है। ये तो साफ है, लेकिन फिर आता है अनौपचारिक संतुलन। और यहाँ मैं हमेशा सोचता था कि अनौपचारिक का मतलब है बस चीजों को थोड़ा बेतरतीब ढंग से बिखेर दो। अरे नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि अनौपचारिक संतुलन का मतलब अराजकता नहीं है। सच्चा अनौपचारिक संतुलन तब होता है जब एक तरफ का दृश्य भार बहुत ज्यादा हो, लेकिन दूसरी तरफ कोई ऐसी चीज हो जो भले ही छोटी हो पर शांति से उस पूरे भार को संभाल सके। तो ये तराजू के उस खेल जैसा है जहां एक तरफ बड़ा सा तरबूज रखा है और दूसरी तरफ एक छोटा सा सोने का बाट। बहुत ही उम्दा उपमा। पाम इसके लिए एक जापानी किमोनो स्टाइल के कोट का उदाहरण देती हैं। अच्छा, वो कैसा होता है? कल्पना कीजिए एक ऐसा कोट जिसके बाएं हिस्से पर भारी कड़ाही वाला चौड़ा लैपल है। यह हिस्सा दिखने में बहुत भारी है, लेकिन दायां हिस्सा बिल्कुल खाली है। तो वो कोट तो देखने में एक तरफ झुका हुआ लगना चाहिए ना? लगता अगर वहां एक छोटा सा पारिवारिक चिन्ह, जिसे जापानी में कामोन कहते हैं, बिल्कुल सही जगह पर न रखा गया होता। ओह, तो वो चिन्ह दाईं और कमर के पास होता है। हाँ, वो एक छोटा सा चिन्ह पूरी भारी कढ़ाई वाले हिस्से को संतुलित कर देता है। आपकी आंखें उस भारी कढ़ाई से शुरू होती हैं, कपड़े के खाली हिस्से को पार करती हैं और उस छोटे से चिन्ह पर जाकर टिक जाती हैं। कमाल है। घर की सजावट में भी मैंने ऐसा देखा है, स्कैंडिनेवियाई इंटीरियर डिजाइन में। बिल्कुल, वहां भी यही नियम लागू होता है। जहां कमरे के एक तरफ दीवार पर एक बहुत भारी सी वॉल हैंगिंग होती है और दूसरी तरफ दीवार पूरी खाली होती है, बस नीचे एक पतला सा फ्लोर लैंप रखा होता है। वो लैंप अपनी सीधी रेखा से उस भारी हैंगिंग को बैलेंस कर देता है। हाँ, यही असली अनौपचारिक संतुलन है। ये स्थिरता देता है, लेकिन एक छिपे हुए तरीके से। ये संतुलन का विज्ञान वाकई आंखें खोलने वाला है। और ये व्याकरण सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। इसी बीच में अपने सभी श्रोताओं को याद दिलाना चाहूंगा कि ये दिलचस्प कहानी हम तक omimai.com की बदौलत पहुंच रही है। हाँ, और श्रोता omimai.com पर जाकर इस पूरी कहानी को विस्तार से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और हाँ, इस चर्चा के पोस्टर पर आपको एक QR कोड दिखाई देगा। उसे स्कैन करके आप omimai.com की व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसका नाम है देवी द क्यूरियस, उससे जुड़ सकते हैं। देवी द क्यूरियस वाकई में उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है जो लगातार सीखना चाहते हैं। वहाँ आपको नए पॉडकास्ट, ब्लॉग्स और लाइव वर्कशॉप्स की जानकारी मिलती रहेगी। खैर, वापस पाम की मीटिंग रूम में चलते हैं। पाम अब दूसरे सिद्धांत की तरफ बढ़ती हैं, पैमाना और अनुपात। हाँ, स्केल और प्रोपोर्शन। रुको, पैमाना और अनुपात तो एक ही बात हुई ना? अगर मैंने अपनी टी-शर्ट का साइज बड़ा कर दिया तो पैमाना भी बड़ा हो गया और अनुपात भी। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और पाम इसे बहुत साफ शब्दों में समझाती हैं। पैमाना का सीधा सा मतलब है कि कोई चीज साइज में कितनी बड़ी या छोटी है, जैसे टी-शर्ट का लार्ज या स्मॉल होना। हाँ, लेकिन अनुपात का मतलब है कि एक हिस्से का साइज दूसरे हिस्से के मुकाबले कैसा है। अगर आपकी टी-शर्ट का साइज वही रहे, लेकिन आप उसकी कॉलर को इतना बड़ा कर दें कि वो छाती तक आ जाए। ओह, तो मैंने टी-शर्ट का पैमाना नहीं बदला, मैंने उसका अनुपात बिगाड़ दिया। बिल्कुल, अब समझ आया। ये रिश्तों की बात है, एक हिस्से का दूसरे हिस्से से रिश्ता। हाँ, एकदम साफ हो गया। पाम पश्चिम अफ्रीकी केंटे कपड़े का उदाहरण देती हैं। इस कपड़े में बहुत चौड़ी पट्टियां होती हैं और उनके बीच में बहुत पतली पतली धारियां होती हैं। उनका अनुपात क्या होता है? चौड़ी पट्टियों और पतली धारियों का जो अनुपात है वो लगभग 4 और 1 का होता है। मानव मस्तिष्क को ये अनुपात देखने में बहुत ही सुखद लगता है। अगर हम उस पतली धारी को चौड़ा करके बराबर कर दें, यानी अनुपात 1 और 1 कर दें, तो क्या होगा? तो पूरा डिजाइन बेचैन सा लगने लगेगा। दोनों तत्व एक दूसरे से लड़ने लगेंगे कि कौन ज्यादा ध्यान खींचेगा। ये बिना किसी नतीजे वाली एक बहस बन जाएगी। हाँ, इसके अलावा पाम ने विक्टोरियन बस्टल गाउन का भी उदाहरण दिया। उन गाउन्स में पीछे की तरफ बहुत सारा कपड़ा होता था, लेकिन सामने से वे बिल्कुल स्लीक होते थे। अगर आगे और पीछे दोनों तरफ बराबर का भारीपन दे दिया जाता तो वो इंसान कम और चलता फिरता सोफा ज्यादा लगता। एकदम सही। शीना भी ये सोचकर हंस पड़ी। वो डिजाइन इसलिए सफल रहा क्योंकि उसका अनुपात जानबूझकर तय किया गया था। अच्छा, तो अगर अनुपात ये तय करता है कि किसे कितनी जगह मिलेगी, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपना हीरो चुन रहे हैं? जो सबसे बड़ा होगा वही हीरो होगा?
यहीं पर पाम स्पष्ट करती हैं कि अनुपात और हमारा तीसरा सिद्धांत जोर या आकर्षण का केंद्र, ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। अच्छा, आकर्षण का केंद्र मतलब एम्फेसिस। हाँ, अनुपात जगह बांटता है, लेकिन एम्फेसिस इस बारे में है कि पूरे डिजाइन की अगुवाई कौन करेगा। नजर सबसे पहले किस पर जाएगी? और जरूरी नहीं है कि हीरो हमेशा आकार में सबसे बड़ा ही हो। बिल्कुल नहीं। पाम कहती हैं कि हर डिजाइन का एक स्पष्ट हीरो होना चाहिए। अगर मैं इसे अपनी भाषा में कहूं तो अगर एक स्टेज पर नाटक चल रहा है और सभी कलाकार एक साथ जोर जोर से अपने डायलॉग बोलने लगे तो दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, किसी एक को तो मुख्य भूमिका निभानी होगी, तभी बात असर करेगी। बिल्कुल। शीना ने कुशन डिजाइन का जो मूड बोर्ड बनाया था, उसमें शीशे का काम भी था, धागे की भारी कढ़ाई भी थी, एप्लीक वर्क भी था और अलग रंग की पाइपिंग भी थी। बाप रे, इतना सब कुछ। हाँ, पाम ने जब पूछा कि इस कुशन के कितने हीरो हैं, तो शीना ने झिझकते हुए कहा शायद 4। और पाम ने क्या कहा? पाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 4 हीरो का मतलब कोई हीरो नहीं है। 4 हीरो का मतलब सिर्फ अराजकता है। तो एक असली हीरो दिखता कैसा है, जो सबसे बड़ा ना हो फिर भी हीरो हो? इसके लिए पाम एक क्लासिक ब्रिटिश सैविल रो सूट की तस्वीर दिखाती हैं। वो सूट ऊपर से नीचे तक बिल्कुल साधारण और गहरे रंग का होता है। उसमें से क्या खास होता है? उसमें सिर्फ एक जगह कॉलर के पास बटन होल की सिलाई के लिए एक अलग रंग के शायद लाल या सुनहरे धागे का इस्तेमाल किया गया होता है। बस 1 इंच की वो सिलाई। और वही सिलाई उस पूरे सूट का आकर्षण का केंद्र है? हाँ, बाकी का पूरा सूट उस एक छोटे से विवरण की सेवा कर रहा है। वो सिलाई चिल्ला नहीं रही है, लेकिन जिसे डिजाइन की समझ है उसकी नजर सीधे वहीं जाएगी। वाह, क्या बात है। हालांकि हीरो हमेशा इतना सूक्ष्म हो ये जरूरी नहीं। पॉम ने मसाई मोतियों वाले कॉलर का भी उदाहरण दिया। वो तो काफी रंगीन होता है ना? हाँ, उसमें ढेर सारे रंग और पैटर्न होते हैं, लेकिन एक बहुत ही गहरा चटक लाल रंग ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। एम्फेसिस बोल्ड भी हो सकता है, लेकिन वो अकेला होना चाहिए। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी बिल्कुल सादे से हल्के भूरे रंग के लिविंग रूम में आप एक बहुत ही चटक पीले रंग का सोफा रख दें, सारी नजरें उसी पर जाएंगी। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। खैर, अब हमारे पास हमारा हीरो आ गया, लेकिन सवाल ये है कि अगर कमरे का दरवाजा कहीं और है और मेरा वो पीला सोफा कोने में रखा है, तो मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि कमरे में आने वाले इंसान की नजर सीधे उस सोफे तक जाए बिना भटके? और यहीं जन्म होता है हमारे चौथे सिद्धांत का, लय या रिदम। इसे समझाने के लिए पाम खिड़की से बाहर देखती हैं। वहां बुटीक के फ्लोर पर एक इकत प्रिंट वाले कुर्तों का कलेक्शन रखा है। अच्छा, इकत प्रिंट। उन कुर्तों का रंग गहरे नीले से शुरू होकर धीरे धीरे हल्के आसमानी रंग तक जा रहा है। पाम शीना से पूछती है कि इसे देखकर कैसा महसूस होता है। मुझे लगता है कि ये आंखों को एक यात्रा पर ले जाने जैसा है। जैसे संगीत में एक बीट या ताल होती है, वैसे ही आंखों के लिए एक विजुअल ताल। बिल्कुल। पाम समझाती हैं कि डिजाइन में लय का मतलब है तत्वों का ऐसा दोहराव जो आंखों को एक दिशा दिखाए। तो शीना की गलती ये थी कि उसने चीजें तो रख दी थी, लेकिन आंखों के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया था। एकदम सही। आंखें बस इधर उधर भटक रही थीं। लय आंखों को बताती है कि पहले कहाँ देखना है, फिर कहाँ जाना है। क्या ये सिर्फ रंगों के साथ होता है? नहीं, ये आकृतियों और बनावट के साथ भी होता है। पाम ने बंगाल की कांथा कढ़ाई का जिक्र किया। हाँ, कांथा में सुई का जो लगातार एक जैसा दोहराव होता है, वो एक विजुअल बीट बनाता है। बिल्कुल। इसी तरह 1920 के पेरिस के आर्ट डेको इंटीरियर को देखिए। उसमें ज्यामितीय आकार बीच से शुरू होकर बाहर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हर गोल घेरा पिछले घेरे से थोड़ा बड़ा होता है। हाँ, आपकी आंखें मजबूर हो जाती हैं उस पैटर्न के साथ साथ बीच से बाहर की ओर जाने के लिए। या जैसे स्कॉटलैंड का हैरिस ट्वीड जैकेट, हाँ, उसमें रंगों का एक खास क्रम होता है। एक मुख्य रंग, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और यही क्रम बार बार आता है। हाँ, आंखें उस क्रम को पढ़ना सीख जाती हैं और उस यात्रा का आनंद लेती हैं। तो अब देखिए, हमने संतुलन बना लिया, चीजों को सही अनुपात में रख दिया, एक हीरो चुन लिया और आंखों को उस हीरो तक पहुंचाने के लिए लय भी बना दी। बिल्कुल, सब कुछ सेट हो गया। तो इन सब का अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? मुझे लगता है हम अपने 5वें और आखिरी सिद्धांत पर पहुंच गए हैं। हाँ, हम पहुंच गए हैं। तो क्या इन सभी का अंतिम लक्ष्य एक परफेक्ट मैचिंग डिजाइन बनाना है? और यहीं लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं।
पाम अपना नोटपैड बंद करते हुए कहती हैं कि अंतिम लक्ष्य है सामंजस्य या हार्मनी। अच्छा, तो सामंजस्य का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ मैचिंग हो? बिल्कुल नहीं। तो सामंजस्य क्या है? अगर चीजें मैच नहीं कर रही हैं तो वे एक साथ अच्छी कैसे लगेंगी? सामंजस्य का मतलब है बिलोंगिंग। चीजें ऐसी लगनी चाहिए कि वे एक साथ रहने के लायक हैं। वे एक ही परिवार की या एक ही भाषा बोलने वाली होनी चाहिए, भले ही वे देखने में एकदम अलग हों। इससे कैसे पहचाना जाए कि दो अलग चीजें एक ही भाषा बोल रही हैं या नहीं? पाम ने इसके लिए एक कमरे का उदाहरण दिया। सोचिए, एक कमरे में टेराकोटा यानी मिट्टी के रंग की दीवारें हैं, जमीन पर मस्टर्ड रंग का एक रनर बिछा है। हाँ, और कुछ पीतल की सजावटी चीजें हैं और जूट का एक खुरदुरा गलीचा है। अब देखिए, टेराकोटा, मस्टर्ड और पीतल ये सब अलग अलग हैं, लेकिन इनकी भाषा गर्म और प्राकृतिक है। हाँ, पीतल चिकना है, जूट खुरदुरा है, लेकिन दोनों ही प्राकृतिक महसूस होते हैं। यानी वे अलग होकर भी एक ही डिजाइन की बोली बोल रहे हैं। वे एक ही परिवार के सदस्य लग रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सोचिए, अगर हम उस मस्टर्ड रनर को हटाकर वहां एक चमकीला कोबाल्ट ब्लू यानी गहरा नीला सिंथेटिक रनर डाल दें तो क्या होगा? ओहो, वो तो कमरे में बिल्कुल अलग थलग लगेगा। जैसे कोई सूफी संगीत की महफिल में अचानक से भारी रॉक गिटार बजाने लगे। एकदम सही। कोबाल्ट ब्लू अपने आप में एक बहुत खूबसूरत रंग है, लेकिन वो उस कमरे की भाषा नहीं बोलता। वो ठंडा और सिंथेटिक है, जबकि कमरा गर्म और प्राकृतिक है। वहां सामंजस्य पूरी तरह टूट जाएगा। हाँ, पाम शीना को समझाती है कि आपको हमेशा ये पूछना होगा कि क्या ये तत्व एक ही कमरे में रहने के लिए तैयार है? क्या उनका टोन, टेक्सचर और उनका विजुअल वेट आपस में सहमत हो रहे हैं? ये बहुत ही शानदार चर्चा रही। अब मुझे वो वर्णमाला और व्याकरण वाली बात पूरी तरह समझ आ गई है। हाँ, वर्णमाला आपको क्या देते हैं, जबकि व्याकरण आपको कैसे और क्यों बताते हैं। यही वो सीख है जो पैम ने शीना को दी। शुरुआती लोग अक्सर सिर्फ क्या सीखते हैं और मान लेते हैं कि कैसे अपने आप आ जाएगा, लेकिन बिना व्याकरण के कोई भी भाषा या कला अधूरी है। और इसी के साथ हम उस वादे पर आते हैं जो हमने शुरुआत में किया था, जो लोग सुन रहे हैं वे तैयार हो जाएं। हाँ, पैम ने शीना को वापस जाते समय 5 जादुई सवालों की जो चेकलिस्ट दी, वो वाकई काम की है। श्रोता चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो पहला सवाल क्या है? पैम ने कहा, अगली बार जब तुम कोई भी डिजाइन बनाओ तो पहला सवाल पूछना, मेरे डिजाइन में संतुलन कहाँ है? और अगर ये अनौपचारिक संतुलन है तो दूसरी तरफ शांति से कौन सा तत्व संतुलन बना रहा है? बहुत जरूरी है। और दूसरा सवाल? दूसरा, क्या मेरे अनुपात जानबूझकर तय किए गए हैं? क्या हर तत्व को सही जगह मिली है? हाँ, ताकि कोई भी तत्व बेतरतीब ना लगे। तीसरा सवाल? तीसरा, इस पूरे डिजाइन में मेरा इकलौता हीरो यानी आकर्षण का केंद्र कौन है? बिल्कुल, क्योंकि 4 हीरो का मतलब कोई हीरो नहीं। चौथा सवाल? चौथा, क्या आंखों को चलने के लिए कोई लय या यात्रा मिल रही है? ताकि आंखें बिना भटके सही जगह पहुंचें। और पांचवा? और पांचवा, क्या मेरे सभी तत्व एक ही भाषा बोलते हैं ताकि वे एक साथ सामंजस्य में रह सकें? वाओ, ये चेकलिस्ट तो किसी भी डिजाइन की दिशा बदल सकती है। अपनी डिजाइन की वर्णमाला को इस व्याकरण के साथ जोड़ें, तभी आप एक बेहतरीन कहानी लिख पाएंगे। और हाँ, याद रखें कि ये ज्ञान केवल कपड़ों तक सीमित नहीं है। ये आपके घर, आपके ग्राफिक डिजाइन और जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। बिल्कुल। इससे पहले कि हम विदा लें, मैं एक बार फिर अपने सुनने वालों को याद दिला दूं कि हमारी ये गहन चर्चा omimai.com के सौजन्य से संभव हो पाई है। आप omimai.com पर जाकर इस पूरी कहानी को इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। और हाँ, इस पॉडकास्ट के पोस्टर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके देवी द क्यूरियस व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बने। वहाँ आपको नए पॉडकास्ट, ब्लॉग और लाइव वर्कशॉप्स की बेहतरीन जानकारी मिलेगी। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप अगला विषय क्या सुनना चाहते हैं। हम ऐसे ही और भी दिलचस्प कंटेंट के साथ वापस आएंगे, इसलिए हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें और हमारे साथ बने रहें। बिल्कुल, हम जल्द ही लौटेंगे। और विदा लेने से पहले मैं चाहता हूं कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वे एक बात पर विचार करें। हमने उस कमरे की बात की थी जहां सब कुछ प्राकृतिक था, और फिर अचानक एक सिंथेटिक कोबाल्ट ब्लू रनर ने आकर पूरा सामंजस्य बिगाड़ दिया। हाँ, वो रॉक गिटार वाली बात। जरा सोचिए, जब आप कल सुबह अपनी अलमारी खोलेंगे या अपने घर की सजावट को ध्यान से देखेंगे, तो क्या आप ढूंढ पाएंगे कि आपके खुद के डिजाइन में वो कोबाल्ट ब्लू रनर कौन सा है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। वो कौन सी चीज है जो अनजाने में ही सही आपके पूरे स्टाइल के सामंजस्य को तोड़ रही है? आज ही उसे ढूंढने की कोशिश करें।
सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।